नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेल्टा वेरिएंट की इम्यून इवेसिवनेस के बारे में। हाल ही में यूके में एक स्टडी हुई है जिसमें पहली बार ये जांचा गया है कि भारत में कॉमनली पाया जाने वाला वेरिएंट, जिसका नाम अब डेल्टा वेरिएंट रख दिया गया है, वो वैक्सीन्स के प्रति कितना रेजिस्टेंट है, यानी कि हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज के प्रति कितना रेजिस्टेंट है और क्या इसके कारण तीसरे डोज की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और अनअकैडमी के माध्यम से लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं और आज बहुत ही अच्छा इसमें डिस्काउंट चल रहा है। 25% डिस्काउंट है ऑप्शनल प्लस जीएस के कंबाइंड कोर्स पर, जिसमें आपकी पूरी तैयारी होती है, केवल जीएस की तैयारी नहीं होती है। और 25% के अलावा 10% डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। तो पूरे सिलेबस की तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं। और ये वाली प्राइसेस भी आपको पे नहीं करनी है, इन पर भी 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सब्सक्रिप्शन लेने का एक और बेनिफिट होगा कि अगले साल यानी 2022 के मेंस तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा और 2023 के मेंस तक भी वैलिड रहेगा। और ये ऑफर केवल 16 जून तक के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी वाला। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको प्रिंटेड जीएस किताबें भी फ्री मिलती हैं और आप ईएमआई ऑप्शन पर भी इसको अवेल कर सकते हैं। ईएमआई पर ये कोर्स कैसे लेना है, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर इस प्रकार का एक लिंक होगा bit.ly वाला, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से आप आगे पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले लैंसेट पत्रिका में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें यह बताया गया कि कोविड के वेरिएंट्स, स्ट्रैटेजिक म्यूटेशन जिनमें हो चुके हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम से बचने में कितने इफेक्टिव हैं, यानी कि वो इम्यून इवेसिवनेस कितनी दिखाते हैं। इवेड कर देना यानी कि किसी से बच के भाग जाना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एक पुलिस की तरह है जिससे बचने के लिए ये सारे चोर यानी कि SARS-CoV-2 वायरस भाग रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर की पुलिस काफी इफेक्टिव है, काफी कारगर है, मोस्टली उनको पकड़ लेती है, खास करके जब उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। किसके कारण? वैक्सीन या फिर प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण। लेकिन ये जो वेरिएंट्स हैं ये नए प्रकार के चोर हैं और ये भागने में काफी इफेक्टिव हैं और इनमें कुछ म्यूटेशंस हो रखे हैं। लेकिन ये कितने इफेक्टिव हैं इस पर अभी तक कोई स्टडी नहीं थी, अब स्टडी प्रकाशित हो चुकी है। इस स्टडी से सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष जो निकलकर यही आता है कि वैक्सीन को शायद रीडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले कुछ महीनों में। इन म्यूटेशंस के कारण ही दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ हफ्तों में सेकेंड वेव देखी गई थी। अब क्योंकि हम इन वेरिएंट्स की चर्चा बार बार करेंगे तो इनका जो रीसेंट नॉमेनक्लेचर है WHO के द्वारा जो जारी किया गया है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले जिस वेरिएंट को हम यूके वेरिएंट कहते थे, क्योंकि वो यूके में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसका नाम अब दे दिया गया है अल्फा। तो वो B.1.1.7 वाला जो वेरिएंट है दैट इज नाउ नेम्ड एज अल्फा। और जो भारत में सेकेंड वेव में काफी कॉमन वेरिएंट था जिसको हम कहते हैं B.1.617.2, ये है डेल्टा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक और वेरिएंट है जो भारत में काफी कॉमन है, वो है ये वाला, ठीक है, 617.1। इसका नाम क्या है? कापा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, तो इसके अनुसार इनको नाम दिया गया है। तो डेल्टा के बारे में इस लेक्चर में कई बार जिक्र होगा, तो डेल्टा आपको मालूम होना चाहिए, ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो चुका है। और कापा जो है वो अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा फैल गया तो फिर उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो कापा वेरिएंट है दिस इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये 30 से 100% तक ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, ये यूके के कोविड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्योंकि अभी मई के आखिरी हफ्ते और जून के फर्स्ट वीक में यूके में एक केसेस में रिसर्जेंस देखा जा रहा है और उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट है। तो जहां यूके में दिसंबर जनवरी में जो सेकंड वेव थी, या मतलब सेकंड वेव का सेकंड पार्ट था, उस समय अल्फा वेरिएंट ज्यादा था, लेकिन अभी जो ये तीसरी वेव आ रही है यूके में उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। जो वहां पर स्टडीज हो रही हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स में, उनमें ये डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। और क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी पर अब स्टडी हुई है तो पता चला है कि ये जो अल्फा वेरिएंट है उससे 40% तक ज्यादा तेजी से ये फैलता है। इट इज 40% मोर ट्रांसमिसिबल देन दी अल्फा वेरिएंट। और यूके का डेटा लगातार ये बता रहा है कि एक तीसरी वेव आ रही है वहां पर। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के डेटा के अनुसार अब डेल्टा वेरिएंट ने अल्फा वेरिएंट को ओवरटेक कर लिया है यूके में, यानी कि यूके में यूके वाला स्ट्रेन अब कम हो गया है और जो भारत में पाया जाने वाला कॉमन स्ट्रेन था वो वहां पर ज्यादा फैल रहा है। अब ये ट्रांसमिसिबिलिटी या तेजी से फैलने का मतलब क्या होता है? देखो, जो ओरिजिनल SARS-CoV-2 था जिसको हम एंसेस्ट्रल वेरिएंट कह रहे हैं, तो इसमें एक व्यक्ति 3 लोगों को इन्फेक्ट करता था, इसीलिए हम उसका कहते थे कि R0 3 है। लेकिन जो अल्फा और डेल्टा वेरिएंट है इनके R0 ज्यादा है। अल्फा वाला एक व्यक्ति 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है और यहां पर डेल्टा वाला 6 लोगों को इन्फेक्ट करता है।
तो एक तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ऐसे ज्यादा हो गई कि एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, और दूसरा कितने प्रतिशत लोगों में इन्फेक्शन होने के बाद या फिर वैक्सीनेटेड होने के बाद वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आएगी, वो परसेंटेज भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर एक इंसान 3 को इन्फेक्ट कर रहा था तो यह माना जाता है कि 67% पॉपुलेशन में अगर इन्फेक्शन फैल गया तो उसके बाद केसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अल्फा वेरिएंट में यह संख्या 75% है और डेल्टा में 83%। तो आप देख रहे हो कहां 67% पर हर्ड इम्यूनिटी आने की चांस बढ़ जाते थे और अब यहां पर 83% के आसपास ये नंबर आ जाता है। तो इसी प्रकार से आर नॉट नंबर बढ़ने के कारण इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा और ज्यादा लोगों में फैलेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्राजील के मनोस सिटी में, जहां पर 2020 में ही 52% पॉपुलेशन में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद थी। सीरो सर्वेज में यह साबित हो गया था अगस्त 2020 में। लेकिन जनवरी 2021 में वहां फिर से एक नई लहर आती है, एक नई वेव आती है और उसके अंदर बहुत सारी मौतें होती है। और उसका कारण यही था कि नया वाला जो वेरिएंट था ब्राजील का, उसके कारण ये मौतें हो रही थी। डेल्टा वेरिएंट अल्फा के मुकाबले हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क दोगुना कर देता है और वैक्सीन भी इसके खिलाफ थोड़ी कम कारगर है। ये बातें फील्ड में देखी जा रही थी, लेकिन इसको एग्जैक्टली क्वांटिफाई अभी तक नहीं किया गया था, यानी कि एग्जैक्ट स्टडी नहीं हुई थी। अब इस पर स्टडी प्रकाशित हो गई है। ये स्टडी किसने करी है? तो यूके के 2 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट लंदन में और यूसीएलएच बायोमेडिकल सेंटर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन का ये संस्थान है। इन दोनों ने मिलकर ये स्टडी करी है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, फ्रांसिस क्रिक कौन थे? क्या कोई मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि फ्रांसिस क्रिक का बायोलॉजी या फिर साइंस में क्या योगदान है? कमेंट में मेंशन कीजिए। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स ने मिलकर 250 लोगों पर यह स्टडी करी जिनमें ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका था। इन 250 लोगों को फाइजर बायोएनटेक वाली जो mRNA वैक्सीन है वो दी जा चुकी थी और इन लोगों को उसके बाद डेल्टा वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया था। इन लोगों में यह देखा गया कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कितनी बनती है और इसी स्टडी को अब प्रकाशित किया गया है पिछले हफ्ते लैंसेट पत्रिका में। तो इन्होंने ये देखा कि डेल्टा वेरिएंट काफी इम्यून इवेसिवनेस दिखाता है। इवेसिवनेस का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि शरीर के अंदर बनने वाली एंटीबॉडीज से ये वायरस बच जाता है, डेल्टा वेरिएंट वाला वायरस। और इसकी जो इवेसिवनेस है वो काफी हाई है एज कंपेरेबल टू द वेरिएंट फाउंड इन साउथ अफ्रीका। तो B1351 वाला जो साउथ अफ्रीका में कॉमनली पाया जाने वाला वेरिएंट था, लगभग उतनी ही इसकी इम्यून इवेसिवनेस है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, देखो ये होता है ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कितनी तेजी से फैलता है। तो सारे ही वेरिएंट थोड़ा तेजी से फैलते हैं, लेकिन ये जो अल्फा वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है, इनके फैलने, इनके ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो ज्यादा है। और अब इम्यून इवेसिवनेस के मामले में अल्फा वेरिएंट में लकी थे कि ये इम्यून सिस्टम इस पे कारगर अच्छे से काम कर जाता था इसके खिलाफ। लेकिन ये जो डेल्टा और बीटा वेरिएंट है, यानी जो साउथ अफ्रीका में कॉमनली पाया जाता था, ये दोनों आप यहां देख सकते हो कि काफी हद तक इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। इनकी इम्यून इवेसिवनेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बच जाएंगे, काम करता है इम्यून सिस्टम, लेकिन कम कारगर है, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना दूसरे वेरिएंट्स के खिलाफ है। तो फिर इसमें चिंता की बात क्या है? वैक्सीन के 2 डोज तो सभी को लगने हैं पूरी दुनिया में। चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि इस स्टडी में जो लोग थे वो सभी जवान थे, हेल्दी थे, उनको कोई दूसरी बीमारियां नहीं थी, कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। एवरेज एज उनकी 42 थी। दे वर ऑल यंग एंड हेल्दी पीपल। कोहोर्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन पे कोई स्टडी करी जा रही है। लेकिन यह बात मेडिकली प्रूवन है कि उम्र के साथ साथ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का स्तर कम होता है और समय के साथ भी कम होता है। तो मान लो आज आपको वैक्सीन लगी है तो आपके शरीर में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का स्तर 1 महीने बाद होगा वो 1 साल या 2 साल बाद में नहीं होने वाला है। इसीलिए कई बीमारियों में आपको बूस्टर शॉट लेने पड़ते हैं। कुछ बीमारियों में बड़े होने के बाद, यानी कि केवल बचपन में नहीं, आपको 15-20 की उम्र में भी कभी कभी बूस्टर लेना पड़ सकता है। तो यहां पर चिंता की बात यही है कि ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या बुजुर्गों में या फिर जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं उन लोगों में रहेगी या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा कोविड से आज भी बूढ़े लोगों को ही है या फिर जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो उनके एंटीबॉडी लेवल्स जो हैं वो डिक्लाइन होंगे। इस पूरी स्टडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने आया है वो ये कि वैक्सीन्स इन वेरिएंट्स के खिलाफ कितनी इफेक्टिव हैं। तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है क्योंकि बायोएनटेक या फाइजर वैक्सीन, इसकी 1 डोज के बाद डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्शन केवल 32% लोगों में देखा गया, उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखा गया था। जो ओरिजिनल स्ट्रेन था SARS-CoV-2 का, उसमें यह आंकड़ा 79% था। इसीलिए आपने अक्सर ये सुना होगा कि 1 डोज मिलने के बाद भी काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो इसीलिए मिलता था क्योंकि 79% लोगों में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखा जाता था अगेंस्ट द ओरिजिनल स्ट्रेन आफ्टर द फर्स्ट डोज। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के केस में यह आंकड़ा केवल 32% है। और जो साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला बीटा वेरिएंट है उसमें तो यह आंकड़ा केवल 25% रह जाता है।
तो आप लोग न्यूज़ में जो सुनते हो कि वैक्सीन 92% इफेक्टिव है, 95% इफेक्टिव है, तो ये प्रोटेक्टिव वैक्सीन एफिकेसी का जो आंकड़ा है, ये जहां पहले काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, 90s 80s में हुआ करता था, इन वेरिएंट्स के खिलाफ ये आंकड़ा काफ़ी लो हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 60 या इवन 25% तक ये फॉल हो जाता है अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट्स। ये वाला डेटा भी अभी रिसेंटली हमें पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के एक रिपोर्ट से पता चला है, और उसमें भी यही बात पता चली है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 डोज लेने के बाद अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। और इसमें मेनली इन्होंने फाइजर वाली वैक्सीन को ही बेसिस माना है, क्योंकि यूके में या यूएस जैसे देशों में जो वैक्सीन लग रही है वो मेनली फाइजर बायोएनटेक वाली वैक्सीन है। तो इस स्टडी में ये पता चला कि 2 डोज लेने के बाद में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 88% एफिकेसी थी। तो 2 डोज के बाद एफिकेसी इज स्लाइटली बेटर, लेकिन ये अल्फा वेरिएंट के केस में 93% हो जाती है। अल्फा यानी कि अगेन याद दिला देता हूं आपको, जो यूके में सबसे पहले पाया गया था वो वाला वेरिएंट है ये। तो यहां पर 93 है और डेल्टा के खिलाफ 88% है। और ये आंकड़ा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के केस में और गिर जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में लगाई जा रही है। इट्स द मोस्ट कॉमन वैक्सीन यूज्ड इन इंडिया अभी तक। तो इसके केस में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ केवल 60% ये एफिकेसी नंबर रह जाता है और अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 66%। तो ऐसे में जिन साइंटिस्ट ने ये स्टडी करी है उनका ये कहना है कि जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको ज्यादा खतरा है, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, या फिर हेल्थ केयर स्टाफ है जो वायरस से ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ऐसे लोगों को बूस्टर डोज देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इस तीसरी बूस्टर डोज के बारे में अभी दुनिया की किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का यही कहना है कि दुनिया भर में सबसे पहले सेकेंड डोज टाइमली दिया जाए, खास करके उन लोगों को जो ज्यादा रिस्क पर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और उसके बाद बूस्टर डोज उन्हें दिए जाए, यानी कि तीसरा डोज दिया जाए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जिनको ज्यादा रिस्क है उनके लिए। फिलहाल के लिए जो हमारी वैक्सीन हैं वो वेरिएंट्स के खिलाफ इफेक्टिव हैं, इस पर तो कई स्टडीज हो चुकी हैं। हाँ, थोड़ी सी एफिकेसी कम हो सकती है, वो आंकड़ा कम हो सकता है, लेकिन वैक्सीन काम करती है वेरिएंट्स के खिलाफ, ये बात जरूर है। तो ऐसे में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होंगे, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट करना और उन्हें स्टडी करना जरूरी है। तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है? मान लो किसी को वैक्सीन का टीका लग चुका है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है, वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी कि वैक्सीन के प्रोटेक्शन को ब्रेक करके इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में इन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को स्टडी करना, उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही हमें पता चलता है कि कौन सा नया वेरिएंट बन रहा है, किस आबादी के अंदर किस तरह के वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी दुनिया में ये जीनोम सीक्वेंसिंग का काम हो रहा है, ये सब समृद्ध देशों में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। तो दुनिया में 50% जो जीनोम सीक्वेंस हुए हैं वो या तो यूएस, यूरोपियन यूनियन या यूके में हुए हैं, बाकी के 50% पूरी दुनिया में हुए हैं। जबकि ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ हो रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में। भारत में अभी तक 25,000 जीनोम्स को सीक्वेंस किया जा चुका है और उसी से ये वेरिएंट्स पता चले हैं। तो लेकिन अभी इसको और ज्यादा सीक्वेंस करने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा हमारे पास रहे कि किसको इन्फेक्शन हुआ वैक्सीन लगने के बाद भी, उनमें कौन सा वेरिएंट था, नहीं था, ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेगी। इसी से हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इसका पीडीएफ इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अगर आप अनअकैडमी के टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। इन पर अभी 35% डिस्काउंट ऑनगोइंग है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वो ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर है। ओके, और अगर आप कोड यूज करोगे महिपाल, तभी आपको वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और दोनों प्लस और आइकॉनिक के अपने बेनिफिट्स हैं जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के बाद आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों ही प्रकार के रेगुलरली बैचेस हर हफ्ते यहाँ पर बनते रहते हैं। एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें लिमिटेड 100 सीट्स हैं केवल, और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग दी जाएगी। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे इसका एक अलग लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए ऑल यू नीड इज अ कोड, और पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। 13 तारीख को आ रहा है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसमें हिस्सा लेकर आप एक तो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं यहाँ पर, गैजेट्स हैं जिनको आप जीत सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो है देश के टॉप आईएएस ऑफिसर्स से मेंटोरशिप। तो टॉप 50 रैंकर्स को ऐसे लोगों से मेंटरशिप मिलेगी जो या तो पिछले साल के रैंकर्स हैं, या फिर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको आना है तो आपको
इस सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में एक अच्छी रैंक लेकर आना जरूरी है। हर रविवार को कॉम्बैट भी होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर भी आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव ग्रेट डे।